अपने पास आप लोग एक हेडिंग डालो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें और बुनियादी टर्म्स पढ़ रहे हैं। वैसे इसमें इन इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता 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 कॉम्प्लेक्स होकर आएंगी, लेकिन अभी हम लोग इसका बिल्कुल एक बेसिक बात जो है ना, एक बेसिक चीज़ जो है उसको समझ रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे वाले पेपर्स में भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बहुत बार पढ़ोगे, बहुत बार पढ़ोगे। आगे अगर आप कैफ 6 पढ़ोगे उसमें होगा, सी फैप बी एफ डी में होगा, एम एस ए में होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद कॉम्प्लेक्स केसेस और उसकी मीनिंग की तरफ लेकर जाएगा। फ़िलहाल नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बिल्कुल बुनियादी तौर पर, यानी कि बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है। ठीक है, आप लोगों के लेवल पर इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू की लेनी है इस अभी के लेक्चर में। अच्छा देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू में हो सकता है कि सवाल आपको सिर्फ इतना बोलेगा कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, या सवाल ये बोलेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर कर दे दो। ठीक है, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग में कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होती है जो ओनर खुद बिजनेस में लेकर आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यही डेफिनेशन होती है, लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वर्किंग करते हैं या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स के लाए हुए फंड्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो पैसे ओनर खुद लेकर आए हो, चाहे मैंने वो पैसे बैंक से लिए हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन इटसेल्फ एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है जो आप वक्त के साथ साथ डिस्कस करोगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि अगर लेट से आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, तो उसके अगेंस्ट आपको जो कॉस्ट पे करना पड़ेगी, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ़िलहाल फॉर टाइमिंग आप लोगों के लिए या इस लेक्चर के पर्पज़ के लिए आप यूँ समझ लो कि कोई भी कहीं से भी फंड्स ऑब्टेन किए हो, चाहे किसी बैंक से ऑब्टेन किए हो, चाहे खुद पैसे लेकर आए हो घर से, चाहे किसी से उधार लिए हैं, उसके अगेंस्ट जो मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मिसाल के तौर पे लेट से एक बंदा है मिस्टर ए, वो एक बिज़नेस करना चाहता है, और मिस्टर ए ने जब बिज़नेस का सोचा, इसने बोला यार मेरे पास खुद कोई पैसे नहीं है, मेरे अपने पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने जो है ना वो एक पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया, एक पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया। इसको बिजनेस करना था, ये बैंक के पास गया, बैंक को बोला यार मुझे लोन दे दो, और लेट से हम बोलते हैं कि इसने ईयर 0 पर 100 रुपए का लोन लिया। बैंक ने ये बोला हम आपसे 10% का इंटरेस्ट लेंगे। इससे बोला ठीक है, मैं आपसे 1 साल के लिए ये पैसे लेना चाहता हूं।
तो अगर ये 1 साल के लिए पैसे लेना चाहता है तो 1 साल बाद जब ये बैंक को लोन लौटा रहा होगा ना, तो बैंक बोलेगा कि आप हमें वापस जब पैसे करोगे तो 110 रुपए करोगे, क्योंकि 100 रुपए तो आपने हमसे लिए थे और 1 साल का 10% के हिसाब से 10 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, तो 110 रुपए वापस करो। हम कहेंगे कि मिस्टर ए का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। मिस्टर ए का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो 10% है, 10% है। क्यों 10% है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको 100 रुपए चाहिए थे। ये बैंक के पास गया, बैंक को बोला मुझे 100 रुपए का कैपिटल दे दो, पैसे दे दो, फंड्स दे दो, लोन दे दो। बैंक ने बोला ठीक है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट होगी। बैंक ने बोला उसकी कॉस्ट होगी 10%, यानी कि जितना भी पैसा आप हमसे लेकर जाओगे हम हर साल आपसे उस पर 10% का इंटरेस्ट मांगेंगे। इससे बोला मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक ने बोला ठीक है, 1 साल के लिए अगर पैसा चाहिए तो आपको जब 1 साल बाद आप ये 100 रुपये वापस दे रहे होगे, यानी कि जो मैं आपको फंड्स दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, कैपिटल दे रहा हूँ, जिससे आप अपना बिजनेस चलाओगे, वो आप मुझे वापस करोगे ना, तो मैं साथ में आपसे 10% या 10 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। आपने मुझसे पैसे लिए हैं, ये इस बात की कॉस्ट है। आपने मुझसे पैसे लिए हैं, उधार लिया है, ये इस बात की कॉस्ट है, आपको ये कॉस्ट पे करना पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि मिस्टर ए जो है ना, इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फंड्स ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट है वो 10% है। 10% जो है इसको बैंक को देना पड़ता है हर साल, इसलिए क्योंकि इसने बैंक से पैसे उधार लिए हैं, तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो 10% होगी। सही है? ये पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। सही है? अच्छा, अब दूसरी टर्म जो आपको समझ में आनी चाहिए वो है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो क्या होता है? देखो, कभी भी आप कोई भी बिजनेस कंडक्ट करते हो ना, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या ड्यूरिंग द बिजनेस आपकी जेब से पैसा जाता है या बिजनेस में लग रहा होता है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप कोई शॉप स्टार्ट कर रहे हो, तो शॉप परचेज करोगे, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। शॉप में जो चीज़ें बेचोगे, कोई इन्वेंट्री बेचोगे, है ना, कोई चीज़ें बेचोगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है? या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुझे जो है ना वो पैसे चाहिए होंगे। कोई मशीन ख़रीदनी है तो पैसे चाहिए होंगे। तो कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश आउटफ्लो ये होता है कि यार मैं एक बिज़नेस करूँगा तो मेरे जेब से क्या पैसा जाएगा। जेब से पैसा क्यों जा सकता है? जेब से पैसा जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई शॉप ख़रीदनी है उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गाड़ियों का काम करना चाहते हो, उसके लिए आपने शोरूम ख़रीदा, उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने वेयर हाउस खरीदा, वेयर हाउस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री परचेज करी, जिस चीज़ का बिजनेस करोगे वो चीज़ें परचेज करी, उसके लिए। ये कहलाएगा आपका कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का सिंपल मतलब ये कैश यानी कि पैसा, आउटफ्लो यानी कि उसका जाना, मेरे पास से जाना। ठीक है ना? कैश आउटफ्लो का मतलब ये है कि कैश का जाना, मेरी जेब से कैश का जाना। अकाउंटिंग अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली हो सारी चीज़ें या मेजॉरिटी, तो आपने शायद डेप्रिसिएशन पढ़ा हो। डेप्रिसिएशन कैश आउटफ्लो नहीं है, एक्सपेंस है। जब डेप्रिसिएशन बुक करते हैं तो हम किसी को पैसे पे नहीं करते। आपने एक 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए, वो आपका कैश आउटफ्लो है। जब 5 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद हर साल अगर अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो अकाउंटिंग के हिसाब से, डेप्रिसिएशन कैश आउटफ्लो नहीं है।
क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि 5 लेट से आपकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, 5 लाख की गाड़ी ली थी, हर साल की 1 लाख की डेप्रिसिएशन है, तो कोई 1 साल बाद आएगा आपकी फैक्ट्री बोलेगा डेप्रिसिएशन के लाख रुपए दो, वो कैश आउटफ्लो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई कैश इनफ्लो क्या है। कैश इनफ्लो कैश का आना, ठीक है। कैश कैसे आ सकता है? आपने कैश पर सेल्स करी, उससे पैसे आ सकते हैं। आपने क्रेडिट पर, उधार पर किसी को चीजें बेची, वो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर बन गया, कुछ टाइम बाद वो रिसीवेबल आपको अगर पैसे दे रहा है, कैश दे रहा है, वो आपका इनफ्लो है। आप बिजनेस कर रहे थे, आपने पुरानी कोई मशीन बेच दी 5 साल 7 साल बाद, जब मशीन बेचोगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको रिसीव होगी, यानी कि आप जब डिस्पोजल करते हो किसी एसेट का तो डिस्पोजल पर आपको कैश रिसीव हो सकता है, या किसी भी तरह से कैश रिसीव हो सकता है। जनरली मेनली सेल्स के थ्रू रिसीव होता है ना बिजनेस में, आप जब बिजनेस करते हो तो सेल्स के थ्रू आप कैश रिसीव करते हो। अच्छा, आप बेसिक लेवल पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई आपने जो है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू को, जिसको हम एनपीवी कह सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम एनपीवी कह सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करनी है। आपको सवाल बोलेगा एनपीवी कैलकुलेट कर दो। हाँ, वक्त के साथ साथ जब आप हायर स्टडीज़ पर जाओगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ोगे, तो इसके मतलब और इसकी हर टर्म की कैलकुलेशंस और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस भी होंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ सवाल ये बोल सकता है कि एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर कर दे दो। तो एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू of cash inflows minus present value of cash outflows. Net present value is equals to present value of cash inflows माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। बस ऐसे आप अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर कर दे दोगे। कैसे? जो भी आपके सवाल में कैश के इनफ्लोज दिए हुए होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस जो भी आपके सवाल में कैश के आउटफ्लो दिए हुए होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं किसी चीज की, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कोई इंटरेस्ट की परसेंटेज चाहिए होती है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। I चाहिए होता है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में I जो होगा ना वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या डेफिनेशन है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं से कोई फंड्स, लोन, कैपिटल किसी से बोरो करूंगा तो मुझे जो कॉस्ट पे करना पड़ेगी, जिस तरह से ये जो बैंक था जिससे मिस्टर ये 100 रुपये लेने गया था, तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या थी? 10%। अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं, और बड़ी आसान सी एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए है। मिस्टर ए को एक बिजनेस करना था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो बैंक गया, बैंक से बोला यार मुझे 100 रुपये उधार दे दो, मुझे बिजनेस करना। बैंक ने बोला हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि अगर आप आज हमसे 100 रुपये लोगे तो 1 साल बाद आप हमें 110 रुपये वापस करोगे। 100 जो उधार लिया वो वापस करोगे और 10% आप हमें इंटरेस्ट वापस करोगे। मिस्टर ए ने बोला ठीक है।
तो इसका मतलब मिस्टर ए का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ? तो लेट से हमारी एग्जांपल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो 10% है। ठीक है, अब इन पैसों से मिस्टर ए बिजनेस करना चाह रहा है। मिस्टर ए क्या कर रहा है? मिस्टर ए बैंक से 100 रुपये उधार लेकर आया है, 1 साल बाद 110 रुपये वापस करने, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अब इन पैसों से मिस्टर ए एक बिजनेस करने जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं 100 ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि 100 रुपये इसने उधार लिए, वैसे तो जाहिर सी बात है कोई बिजनेस 100 रुपये में तो नहीं होगा। ठीक है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं 100 रुपये। बिजनेस ये क्या करने जा रहा है? बिजनेस ये करने जा रहा है, इसके किसी दोस्त ने बोला कि यार आज एक चीज जो है ना बाजार में 100 रुपए की है, आज बाजार में एक चीज 100 रुपए की है, तुम वो खरीद लो, 1 साल बाद 120 की हो जाएगी, बेच देना। आज बाजार में एक चीज कितने की है, वो खरीद लो, 1 साल बाद क्या करना, बेच देना। कितने की बिकेगी? 120 की। तो इसको फायदा होगा, लेकिन इसके पास आज 100 रुपये नहीं पड़े हुए, तो इसने क्या किया है, बोरो कर लिया है। सबसे पहला इसने स्टेप क्या लिया होगा? सबसे पहला स्टेप इसने ये लिया कि ये बैंक गया और बैंक से 100 रुपये ले लिए। बैंक ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला? 10%। ये इसने ईयर 0 पर बैंक से लिए। फिर क्या किया इसने? वो जो भी प्रॉपर्टी थी या जो भी बॉन्ड था या जो भी चीज थी, कह लो कोई एसेट था, वो परचेज कर लिया। ये बैंक से लोन लिया और फिर उसी वक्त 100 रुपए का क्या किया, एसेट परचेज कर लिया। ये सर दूसरा काम किया। तीसरा काम क्या किया इसने? 1 साल बाद बेच दिया। 1 साल बाद ये जो चीज खरीदी थी इसने, ये बेच दी। कितने की बिकी? Y1। फिर क्या किया इसने? बैंक के पास गया, बैंक को कितने वापस कर दिए? रीपेमेंट ऑफ लोन। इसको कोई फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ? 10 का। देखो ये कहानी चली है, ये बैंक गया, बैंक से 100 रुपए लिए, 100 रुपए लेकर वो एसेट खरीद लिया। एसेट खरीद कर 1 साल भूल गया, रख दिया। 1 साल बाद खुद ही उसकी वैल्यू 120 हो गई, इसे वो चीज बेच दी, 120 आ गए। बैंक के पास गया, बैंक को बोला आपसे मैंने 100 लिए थे, आपने बोला था 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, तो आपको मैंने जो है ना वो पैसे वापस कर दिए, और मैंने जब पैसे वापस कर दिए तो उसके बाद इसके पास जो है वो 10 रुपए बच गए। तो क्या इसको ऐसा काम करना चाहिए? करना चाहिए ना। अब सर यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई? देखो ये तो मैंने एक टाइमलाइन बना दी कि इस बंदे ने करा क्या, एक टाइमलाइन बना दी, इस बंदे ने करा क्या। इस बंदे ने सबसे पहले बैंक से 100 रुपए का लोन लिया, फिर इसने 100 रुपए से वो एक एसेट परचेज कर लिया। इसको उसके दोस्त ने बोला था 1 साल बाद वो 120 का हो जाएगा, इसने वो 120 में बेच दिया। इसके पास 120 आए, उसमें से 110 बैंक को वापस कर दिए। जब 110 वापस कर दिए तो नजर आ रहा है कि इसको 10 रुपए का गेन हो गया। तो हमने इस टाइमलाइन से एक कंक्लूजन बना लिया कि यस, इसको ये काम करना चाहिए या ये बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो भी आंसर यस देगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी आंसर यस ही आएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? अगेन मैंने कहा ना, अभी सिर्फ हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, बाद में हम सीखेंगे कि उसकी मेन लॉजिक या रीजंस क्या होती हैं कि हम ऐसी एनपीवी की अप्रोच यूज करते हैं। एनपीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना, एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज।
आपने बस ये याद रखना है कि अगर आपका एनपीवी का आंसर पॉजिटिव आता है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या बिजनेस कंडक्ट करोगे, और अगर एनपीवी का आंसर नेगेटिव आता है ना किसी भी बिजनेस का, तो आप इन्वेस्टमेंट या वो बिजनेस नहीं करोगे। क्या बोला मैंने? अगर आप एनपीवी कैलकुलेट करते हो किसी सवाल में, और अगर आपका एनपीवी का आंसर पॉजिटिव आता है, तो आप कहोगे यस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यस बिजनेस करना चाहिए। और अगर नेगेटिव आता है तो आप क्या बोलोगे? नो बिजनेस नहीं करना चाहिए, नो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब किसी बिजनेस की एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है? एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज की हमने डेफिनेशन लिखी कि जो पैसा हमें मिलेगा, कैश आउटफ्लोज की डेफिनेशन लिखी जो पैसा हमारी जेब से जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसकी यह नंबर जीरो की वैल्यू है ना। अब जो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, इस एग्जाम्पल नंबर 1 में इसका बिजनेस जो है ना, इसका बिजनेस जो है, उस बिजनेस के अगर मैं कैश फ्लोज लिखूं, बिजनेस के, आपने बिजनेस के कैश फ्लोज लिखने हैं, बैंक के नहीं। ये इसका बिजनेस था ना, डब्बे में जो आ गया, इसके बिजनेस के हिसाब से इसने ईयर जीरो पर क्या किया? 100 रुपए की एक चीज खरीदी। जब 100 रुपए की इसने एक चीज खरीदी तो उसकी जेब से पैसा गया या आया? गया। 100 रुपए गए ना। और फिर इसने एक साल बाद क्या किया? बेच दिया। जब आप कोई चीज बेचोगे तो पैसा आएगा। इसके बिजनेस के यही कैश फ्लोज हैं। इसका जो सीधा सीधा साफ सुथरा सा बिजनेस है, उसका एक कैश आउटफ्लो है चीज का खरीदना 100 रुपए में ईयर जीरो पर, और एक ही कैश इनफ्लो है, क्योंकि आसान एग्जाम्पल बनाई ताकि समझ में आए, और वो एक कैश इनफ्लो क्या है? या नंबर 1 पर 120 रुपए का आ जाना। यही है ना। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? जब कोई चीज हमें नेगेटिव में लिखनी होती है या कोई कैश आउटफ्लो लिखना होता है, या कोई चीज जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखते हो। तो ये मैंने एक टाइमलाइन बना ली कि भाई ये इसका कैश आउटफ्लो है, और ये 120 क्या है? इसका कैश का इनफ्लो है। तो सी आई यानी कि कैश इनफ्लो। एग्रीड? अब एनपीवी का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का मतलब ये हुआ, हमारे सवाल में तो ईयर नंबर 1 पर एक ही कैश इनफ्लो 120 रुपए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब हुआ? उसको डिस्काउंट करना है। 120 रुपए ईयर नंबर 1 पे है ना। प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है? ईयर नंबर 0 की वैल्यू, या उस चीज को ईयर 0 पे लेकर आओ, ऐसा ही है ना। अब अगर एक चीज ईयर नंबर 1 पर पड़ी हुई है, इसको 1 से 0 पे लेकर आना है, कितने साल पीछे लेकर आना है? 1 साल पीछे लेकर आना है। एनपीवी की अप्रोच में डिस्काउंटिंग हम जब करेंगे, यानी कि पीछे लेकर आएंगे किसी चीज को, तो आई जो होगा वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। और इस बंदे को कैपिटल कितनी कॉस्ट पर मिला है? 10% की। और डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का मतलब होगा 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कितना होगा? 100 ही होगा। क्यों 100 होगा? क्योंकि वो है ही ईयर 0 पर। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ईयर 0 की वैल्यू, कैश आउटफ्लो का मतलब पैसे जाना। इसके बिजनेस में 100 रुपए जा रहे हैं, और वो 100 रुपए कब जा रहे हैं? ये नंबर 0 पर ही जा रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी 100 हुई ना, डिफरेंट तो नहीं होगी, है ना। क्यों डिस्काउंट नहीं किया सर इसको? भाई वो ईयर 0 पर है,
प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है ईयर 0, तो वो तो 100 रुपए तो है ही ईयर 0 पर। अब मुझे बताओ 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 माइनस 100 कितना आता है? 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 कितना है? और उसमें से 100 रुपए माइनस कर दो कैश आउटफ्लो के, बताओ कितना? 9.09। 9.09। तो क्या आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है? 9.09 मतलब प्लस का 9.09 ना, तो आप ये बिजनेस करोगे एनपीवी के हिसाब से? यस, हम ये बिजनेस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, देखो एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब जो आई यूज करोगे वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। और आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, नेगेटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सही है ना? अच्छा, इसी सवाल को करने का एक और ऑल्टरनेट तरीका है। जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, मैंने मेरे ख्याल में बताया होगा कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एस है ना एस, एस को हम कैश फ्लो कह सकते हैं। एस को हम क्या कह सकते हैं? सी एफ, कैश फ्लो। एस जो है ना लेटर एस, उसको हम कैश फ्लो भी कह सकते हैं। और ये जो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन है, इसको हम डी एफ यानी कि डिस्काउंट फैक्टर भी कह सकते हैं। वैसे तो P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, लेकिन हम उसको s मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n भी कह सकते हैं, और फिर s को हम कैश फ्लो भी कह सकते हैं, और df यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n को हम df या डिस्काउंट फैक्टर भी कह सकते हैं। इस हिसाब से कभी भी p कैलकुलेट करना हो तो किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होगा? कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका, मेथड नंबर 2, दूसरा तरीका ये होता है कि कभी कभार आप क्या करते हो, आप एक कॉलम बनाते हो जिसमें आप लिखते हो ईयर, एक कॉलम बनाते हो जिसमें आप लिखते हो कैश फ्लो, एक कॉलम बनाते हो जिसमें आप लिखते हो डिस्काउंट फैक्टर, एक कॉलम बनाते हो जिसमें आप लिखते हो प्रेजेंट वैल्यूज। 4 कॉलम बना देते हो। अब देखो मेरा जो बिजनेस है, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये कितने सालों का बिजनेस है? 1 साल का है ना। ईयर 0 पर स्टार्ट हुआ, आज स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया 1 साल बाद। तो ईयर के कॉलम में आप 2 चीजें लिख दो, 0 और 1। फिर आप इनके रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज लिख दो। ईयर 0 पर क्या किया आपने? 100 रुपए आउटफ्लो इनफ्लो बिजनेस के लिए। देखो बैंक की कहानी तो खत्म हो गई ना। हम ये जो कैश फ्लोज बनाते हैं ये किसके बनाते हैं? बिजनेस के। बिजनेस हमारा ये नहीं था कि मैं बैंक से लोन लूंगा, ये बिजनेस था क्या? नहीं, बैंक से तो लोन इसलिए लिया कि बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, जिसके अगेंस्ट मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कर दिया। बिजनेस जो था वो मैंने ग्रीन डब्बे में बना दिया। बिजनेस ये था कि 100 की चीज खरीदी, यानी कि 100 का कैश आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। सीएफ का क्या मतलब है सर? कैश फ्लो। नीचे आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा है 100? क्योंकि वो कैश का आउटफ्लो है, ये बताने के लिए। और ईयर 1 पर क्या हुआ? क्या बैंक से पैसे लेना मेरा बिजनेस था? नहीं, मेरा बिजनेस क्या था? एसेट खरीदना और एसेट बेचना। ठीक है ना? तो बिजनेस के कैश फ्लोज लिख लें। तो ईयर 0 पर मेरी जेब से 100 जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? एसेट को खरीदने के लिए। और पहले साल के आखिर में 120 रुपए
आ रहे थे, सही है। साथ में लिख रहे हैं इनके डिस्काउंट फैक्टर्स। अच्छा, अब डिस्काउंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। आई एनपीवी वाले सवालों में आई क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? बैंक से जितने परसेंट पर या किसी और पार्टी से या किसी से भी लोन लिया, जितने उसको उसको उसके अगेंस्ट पैसे देने। ईयर जीरो का डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा सर? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर जीरो। ईयर जीरो का डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर जीरो। कितना आता है? 1 आता है। ईयर नंबर 1 का डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा सर? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। कितना आएगा? 0.909। चेक करो, यही है या नहीं है? ये पक्की बात है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करोगे ना, 10% 0.1 होता है, 1 प्लस 0.1 1.1 डिवाइडेड बाई, यही आ रहा है। अब क्या करना है? अगला कॉलम क्या है? पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है? कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर। तो नेगेटिव 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो नेगेटिव 100 ही आएगा। और 120 को 0.909 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 120 को 0.909 से मल्टीप्लाई करो, 109.09। अब क्या करोगे? 109.09 पॉजिटिव का है, 100 नेगेटिव का है, दोनों को नेट ऑफ करो। नेगेटिव का कैश आउटफ्लो था ना बेटा। नेगेटिव ईयर जीरो वाला वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो कैश का आउटफ्लो था ना। क्या आएगा आंसर? 9.09। यही आंसर आ रहा था ऊपर वाले फॉर्मेट से भी। और कंक्लूजन क्या होगा? यस, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। और अभी हमने सिर्फ ये सीखना है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी, तो हम वो काम, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर नेगेटिव में आएगी तो वो काम या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। काफ़ी लोगों ने, मैं नोटिस कर रहा था कि लिख ही नहीं रहे थे साथ साथ, इतना स्लो बताने के बावजूद। अब इसकी पिक्चर ले लो, घर पर आराम से लिखते रहना जल्दी से, ताकि मैं स्क्रॉल डाउन करूं, मुझे एनपीवी आईआरआर के कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं ना। डन। मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूं, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूं। रजा, क्लासेस में आ जाया करो भाई, और टाइम पर आया करो, ऑनलाइन अगर आओ तो। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, वापस से एनपीवी की एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोगों ने पिक्चर ले ली होगी। चलो इधर देखो भाई, बोर्ड पर देखो। अभी भी एनपीवी डिस्कस करते हैं, सुनो जरा गौर से। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर ए है। मिस्टर ए को एक बिजनेस कंडक्ट करना था। बिजनेस के लिए वो बैंक गया, बैंक से उसने लोन लिया। बैंक ने बोला कि लेट्स से इससे 100 रुपए का लोन लिया, और बैंक ने इसको बोला 1 साल बाद 110 रुपए आप हमें वापस करोगे। तो इसका मतलब अगेन इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। ठीक है। अब लेट से
इसने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया, यह नंबर 0 पर। बैंक से 100 रुपए का लोन लिया, यह नंबर 0 पर। ये सबसे पहला इसने काम किया। फिर इसने उन पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के में क्या किया इसने, वापस चीजें सिंपल रखते हैं, एक एसेट परचेज करा। जो पैसे बैंक से लिए थे ना 100 रुपए, उससे एक चीज खरीद ली कोई। क्या लिखूंगा, परचेज। अच्छा, इसने सोचा हुआ था कि 1 साल के लिए ये चीज खरीदूंगा, तो इसीलिए बैंक से इसने वादा 1 साल का ही किया था। बैंक से जब आप लोन लेते हो तो आप बैंक को बताते हो ना कि कब वापस करूंगा। ऐसा नहीं होता बैंक को बोलो जब मर्जी होगी तब वापस करूंगा, ऐसा नहीं होता। बैंक बोलता है कब वापस करोगे, तो इसने क्या बोला हुआ था बैंक को, मैं आपको 1 साल बाद पैसे वापस कर दूंगा। अब उसने एक चीज परचेज कर ली और जाहिर है कोई बंदा बिजनेस क्यों करता है, उसको यूं लगता है कि भाई ये चीज किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ कमा लूंगा। तो इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई। इसकी तवक्को थी 120, 125, 130, 140 पे वैल्यू चली जाएगी, 110 बैंक को देने होंगे, बाकी मुझे बच जाएंगे। लेकिन 1 साल बाद इस एसेट की वैल्यू जो है ना वो 108 रुपए थी। ठीक है, 100 रुपए की इसने चीज खरीदी थी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 108 बनी। अब इसको ये चीज बेचनी है। क्यों बेचनी है, बैंक आ गया, बैंक बोलते हैं पैसे दो। अब इसने ये चीज बेच दी। अब बैंक को कितने पैसे वापस करने हैं, 110। क्यों, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब क्या इसका ये बिजनेस फायदे में गया या नुकसान में, नुकसान में गया। क्यों, क्योंकि 1 साल बाद आए 108, 2 रुपए कहीं और से मिलाकर और बैंक को वापस करने पड़े 110, है ना। अगर इसको पता होता कि ऐसा होगा तो ये बिजनेस करता नहीं, करता ना। ठीक है ना। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एनपीवी कैलकुलेट कब होती है ये भी बता दूं, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तब एनपीवी कैलकुलेट करता है। इसका मतलब इस बंदे ने एनपीवी कब कैलकुलेट की होगी, नेट 0 पर। कैसे कर ली होगी सर, ये तो आपको आगे सिखाएंगे। देखो, आप बिजनेस कर लोगे, उसके बाद देखो कि हाँ भाई फायदा हुआ या नुकसान, तो क्या फायदा आपका, आपकी जिंदगी का क्या फायदा। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आगे के पेपर्स में पढ़ोगे, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो कैसे पता लगाते हैं कि 1 साल या 3 साल या 2 साल या 5 साल बाद क्या पैसे मिलेंगे। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, बेस्ड ऑन बजट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, आपको यही सिखाया जाता है। ठीक है। तो होता यह है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके शुरू में ही एनपीवी कैलकुलेट करते हो, आखिर में थोड़ी करोगे। आखिर में करने का फायदा क्या, आखिर में मुझे बताओ करने का फायदा क्या, आखिर में यस या नो आए उसका फायदा क्या। आपने तो पूरा काम कर लिया, आपका तो कबाड़ा हो गया, आपने तो नुकसान कर लिया, है ना। तो कब करी जाती है एनपीवी कैलकुलेट, पहले करके जाती है कैलकुलेट, ताकि पहले ही पता चल जाए ये काम करना है या नहीं, इस काम में फायदा होगा या नहीं। अब सर कैसे पता चलता है कि 1 साल बाद ये चीज 108 की बिकेगी, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग टॉपिक है। ये कैलकुलेट करना बाद वाले पेपर्स में बाद में सिखाया जाता है। फिलहाल आपको सवाल ये बोलेगा कि यार एक काम तुम अगर करोगे तो वो चीज़ 100, उसमें आज 100 रुपये डालने पड़ेंगे, 100 रुपये आपकी जेब से जाएंगे और 1 साल बाद 108 मिलेंगे, बताओ एनपीवी कितनी बनेगी। बस फिलहाल आपको ये नहीं बोला जाएगा कि 108 कैसे आया, 108 कैलकुलेट कर कर बताओ, 108 कैसे सोचा तुमने 1 साल बाद आएगा, वो अभी हमारी बहस नहीं है। ठीक है ना।
अभी सिर्फ और सिर्फ वो बता देगा आपको सवाल में कि यार एक बंदा अगर आज बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको लगता है कि आज 100 रुपये जेब से जाएंगे और एक साल बाद 108 आएंगे, बताओ एनपीवी कितनी है और क्या ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं। बस अच्छा, कैश फ्लोज की बुनियाद पर तो हमें नजर आ रहा है ना साफ साफ कि अगर एक बंदे को पता हो आज ही कि जेब से 100 रुपये जाएंगे और एक साल बाद 108 आएंगे, इसका मतलब 8 बचेगा, और बैंक जो है आज 100 रुपये बैंक से ले रहा हूं और एक साल बाद 110 देने बैंक को वापस, तो वो बंदा ये बिजनेस तो नहीं करेगा ना। अगर आपको ये सारी चीजें पता हो आप बिजनेस करोगे? ये वाला नहीं करोगे। 100 बैंक से लिया, उससे एक चीज खरीद ली, वो चीज एक साल बाद 108 रुपये में बिक रही है, बैंक बोले 110 दो, 2 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे, बिजनेस ही नहीं करूंगा। अगर आपको पता, अगर एनपीवी कैलकुलेट करनी हो तो ईयर 0, ईयर 1 कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, बिजनेस के कैश फ्लोज क्या है। 100 रुपये मेरी जेब से ईयर 0 पर गए और एक साल बाद 108 रुपये आए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जितने परसेंट पे बैंक मुझे लोन दे रहा है या कोई और कहीं से फंड्स ऑब्टेन हो रहे हैं, 10% पर ऑब्टेन हो रहा है। पहला डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, 0.909। मल्टीप्लाई करो, ये -100, दूसरा 108 इंटू 0.909, 108 इंटू 0.909, 98.172। नेट ऑफ करो, 1.828 माइनस का इसलिए क्योंकि 98.172 पॉजिटिव है और 100 नेगेटिव है, तो 98.172 माइनस 100 जो है वो नेगेटिव 1.828 बनता है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपकी एनपीवी माइनस में आ रही है तो आप बिजनेस करोगे? नो, नहीं करोगे। ठीक है। और फॉर्मूले वाला मेथड करते हैं वो क्या होता है? एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब पैसों का आना, पैसे कब आ रहे हैं? ये नंबर 1 पर 108 रुपये आ रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? 108 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। और सर आउटफ्लो कौन सा है? 100 रुपये का आउटफ्लो है। कब है? ईयर 0 पर है, तो वो तो है ही प्रेजेंट वैल्यू पर ना, वो तो है ही प्रेजेंट वैल्यू पर ना। तो देखो इससे आंसर भी क्या आता है? माइनस का 1.828 आता है, तो आप बिजनेस नहीं करोगे। जी, 2 क्यों नहीं आ रहा? हाँ वो एक अलग बात है ना, ऊपर वाले हिसाब में 2 आ रहा है ना। एनपीवी जो है उसमें देखो पहले वाले केस में भी 10 नहीं आ रहा था, क्यों आ रहा था? क्या आ रहा था? वो वैसे ही नहीं अभी की। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो दोबारा बता देता हूँ। देखो 108 रुपये तुम्हें मिल रहे थे, कब मिल रहे थे? क्या आज मिल रहे थे? ईयर 1 पर। तो अगर कोई चीज़ ईयर नंबर 1 पर है और उसको ईयर 0 पर लेकर आना है तो कितने साल पीछे लेकर आना है? 1 साल पीछे लेकर आना है। 1 साल के लिए क्या करोगे? डिस्काउंटिंग करोगे। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। तो उसमें क्या होगा? 108 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। सही है? कोई मसला? कोई मसला नहीं है ना? पक्का? एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आखिरी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है? क्या हुआ? नहीं, क्या करोगे? नेक्स्ट देखो, ईयर नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर लिख देते हैं कैश फ्लोज।
ठीक है, लेट से कोई बंदा था, उसने, उसके पास बहुत पैसे थे, उसने बोला यार चलो मैं जो है ना वो मुर्गियों का बिजनेस करता हूँ। सही है, मुर्गियों का बिजनेस कैसे होता है, फार्म हाउस वो खरीदूंगा, फार्म हाउस खरीदूंगा या कोई जगह खरीदूंगा, प्लॉट खरीदूंगा रिमोट एरिया में कहीं पर, और वहाँ पे लेबर रखूंगा, मजदूर रखूंगा, और जो है वो अंडे खरीदूंगा, उसमें से चूजे निकालूंगा, चूजे मुर्गियाँ बनेंगे, और फिर वो मुर्गियाँ और अंडे देंगी, ठीक है ना, और उनको फीड खिलाऊंगा। तो इसके बिजनेस के बहुत सारे मुख्तलिफ कैश के आउटफ्लोज होंगे। या फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी ने सोचा यार कोई खेती बाड़ी का काम करते हैं, आलू प्याज टमाटर उगाते हैं। आलू प्याज टमाटर उगाने के लिए क्या करेगा वो, सबसे पहले कोई फसल खरीदेगा, कोई जगह खरीदेगा, कोई है ना रिमोट एरिया में जाकर जो है वो खेत परचेज करेगा, कुछ भी ऐसा काम करेगा, फिर वहां पर जो है वो वर्कर हायर करेगा, वर्कर जो है वो बीज डालेंगे, पानी डालेंगे, ये सारा काम करेंगे, ठीक है ना। या फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने सोचा यार चलो हम जो है ना वो कोई जो है ना वो प्लॉट खरीद कर और उस पर जो है वो 20 या 30 या 10 या 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएंगे, हर हर जो है ना वो फ्लोर पर 10-15 फ्लैट्स होंगे, इस तरह का कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस ना। अब लेट से कंस्ट्रक्शन वाली मिसाल ले लेते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन वाली मिसाल लेते हैं और अमाउंट्स को छोटा रखते हैं, कम रखते हैं, ज़्यादा हम जो है वो क्या कहते हैं नहीं बढ़ाते, लेकिन अगर आप ऐसा बिजनेस करते हो ना, लेट से आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो ईयर जीरो पर आपकी जेब से पैसा जाएगा, ठीक है ना। ईयर जीरो पर आपकी जेब से पैसा जाएगा। मान लो आपकी जेब से जो है ना वो 500 मिलियन रुपए चले गए, ठीक है, 500 मिलियन रुपए चले गए। 5 मिलियन कितने होते हैं, 50 लाख, है ना। 5 मिलियन 50 लाख होते हैं ना, तो 50 मिलियन कितने होते हैं, 5 करोड़। तो 500 मिलियन सही है ना। 50 करोड़ रुपए तो चाहिए ना आपको, अगर आपने बड़ा एक सोसाइटी टाइप बनानी है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ठीक है। तो इसने ईयर जीरो पर ये चीज खरीद ली। अब ये जमीन खरीदी, साथ में इसने मटेरियल वटीरियल भी खरीदा होगा ना, सिरिया खरीदे होंगे, ऐसे थोड़ी है एक एक घर बनाओ 4-6 करोड़ का बनता है, तो ये तो पूरी कॉलोनी बना रहा है, ठीक है। तो 500 क्या है, 500 मिलियन कुछ भी नहीं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बल्कि कम है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इससे सारी चीज़ें खरीदी और इससे कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है, हाँ, बहुत बड़ी। तो साल में बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी, बन भी सकती है, लेकिन हमारी तवक्को है नहीं बनेगी, सही है ना। अब पहला साल गुजर गया, क्या ईयर वन पर इसको कोई कैश इनफ्लो मिलेगा, नहीं। हो सकता है मिल भी सकता है, बुकिंग भी शुरू कर दे, बुकिंग भी शुरू कर दे, हो सकता है। लेकिन देखो कुछ पैसा आ रहा होगा, बट जो आ रहा होगा ना पैसा, जो आ रहा होगा ना पैसा, वो सारा लग भी तो रहा होगा, तो उसको कुछ हाथ में बच नहीं रहा होगा। देखो अगर बुकिंग में स्टार्ट भी कर दूं, बुकिंग से पैसा आ रहा है, उसी पैसे से तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मजदूरों को जा रहा है, उल्टा कुछ और जेब से भी जा रहा होगा। बुकिंग तो इसलिए स्टार्ट करते हैं कोई कैश फ्लो थोड़े मैनेज हो जाए, ऐसा नहीं हर साल जो है वो 500 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ जा रहे हैं। कुछ आते रहे वो लगते रहे, कुछ आते रहे वो लगते रहे। तो क्या हुआ, ईयर नंबर 1 पर भी इसकी जेब से पैसे गए ही। इसने देखा यार लेट से मेरे पास जो है ना 500 मिलियन ईयर जीरो पर मेरी जेब से गए थे, फिर मैंने जो है ना वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई, 6 महीने बाद मैंने बुकिंग भी ऑन कर दी, अब लोगों ने फ्लैट बुक करवाना, दुकानें बुक करवाना शुरू भी कर दिया, और पहले साल के आखिर में जो है ना वो लोगों से जो है ना वो 300 मिलियन आए भी, 350 मिलियन मेरे पास से चले भी गए। 300 मिलियन आए, 350 मिलियन चले गए। तो ईयर वन पर तो यार इसकी जेब से कह सकते हो ना 50 मिलियन और गए, 300 आए लोगों से, क्योंकि लोगों ने बुकिंग वगैरह करवाई, किस्तें दी, एडवांस दिया, डाउन पेमेंट दी, लेकिन इसने भी तो वो रखने थोड़ी है, उससे उसने मजीद कंस्ट्रक्शन करवानी है, काम करवाने। तो इसने हिसाब किताब जब किया ना, इसको पता चला 300 आए थे, 350 चले गए। तो भाई अब तो वापस से इसको 50 की जरूरत है, ये भी इसकी जेब से गए, इसने बोला यार मजीद जेब से डालो 50, जो बिजनेस में आए थे वो बिजनेस में लग गए, और अब घर से और या किसी और से और 50 लेकर आओ। इनफ्लो नहीं माना। देखो
देखो 300 का इनफ्लो था लोगों से जो आए, और इसके इसके पास से गए 350। तो इसका मतलब ये हो गया कि 300 जो लोगों के आए थे वो भी लग गए, और 50 मजीद ये बिजनेस में लेकर आया ना, तो इसका तो नेट आउटफ्लो हो गया ना, इसलिए इसके 50 का। फिर लेट से पहले साल के आखिर में जो है ना, ये जो भी बिल्डिंग विल्डिंग, जो भी कॉलोनी थी, सोसाइटी थी, खेत था, मुर्गियां थी, तैयार है, सब तैयार है। अब क्या होगा? अब ये वो अगर लेट से बिल्डिंग है तो ये फ्लैट्स अब बेच सकता है। अब वो तैयार है फ्लैट्स, और वो जो है वो किस्तें भी मेच्योर हो रही हैं, तो जिनकी किस्तें थी वो भी किस्तें पूरी कर रहे हैं, रहने आ रहे हैं, और जो उसी वक्त खरीदने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो भी आ रहे हैं। ठीक है ना? तो अब इसको इन्फ्लो आना शुरू है। अब इसको जो है ना, ईयर 2 पर कुछ फ्लैट्स बिके, 200 का इन्फ्लो हुआ। ईयर 3 पर मजीद जो है ना वो फ्लैट्स बिके, 400 का इन्फ्लो हुआ। फिर महंगाई भी बढ़ गई, सोसाइटी का नाम भी हो गया, फ्लैट्स भी बहुत सारे बिक रहे थे तो और बिक गए, और बिक गए, तो लेट से वापस से जो है ना वो 100 का इन्फ्लो हुआ। अब बहुत कम बच गए थे, 10-15 घर बच गए थे, तो इसने वो भी बेच दिए, 50 का और इन्फ्लो हुआ, है ना? ये 200, 400, 100 और 50 का इनफ्लो हो रहा है। ये 200, 400, 100 और 50 का इनफ्लो हो रहा है ना? ये इनफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेच रहे हैं। अब देखो यहाँ पर लेट से इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था, यानी कि ये जब 500 लेकर आया होगा कहीं से, 500 मिलियन, तो इसके पास तो नहीं होंगे ना, इसने या तो 10-15 पार्टनर रखे होंगे, हर किसी ने 5-5, 10-10 करोड़ डाले होंगे। उन्होंने बोला भाई हमें क्या मिलेगा, इसने बोला यार तुम 5 करोड़ दे दो, मैं तुम्हें हर साल जो है ना 5 करोड़ पे 50 लाख मुनाफा दूंगा, जब तक वापस नहीं करता तो इस तरह से चलता रहेगा। या इसने बैंक से लोन लिया होगा कि भाई मुझे सोसाइटी बनानी है, अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, डॉक्यूमेंट है, ये है वो है, 500 करोड़ में से, 500 मिलियन में से 250 मिलियन मेरे हैं, 250 मिलियन मुझे लोन चाहिए, या जो भी हिसाब होगा, हम उस डिटेल में नहीं जाते, वो बात की बात है। ये सारी कहानी हुई, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था। अब मुझे आप लोग जो है ना हर साल के डिस्काउंट फैक्टर्स बताओ। पहले तो 1/1 + 10% पावर 0 होगा, तो वो कितना बनता है? 1। दूसरा 1/1 + 10% पावर 1 होगा, तो वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 0.909। तीसरा बताओ, 1/1 + 10% पावर 2। 0.826 आएगा। कैलकुलेट करो आराम से, तसल्ली से। 1/1 + 10% ब्रैकेट में है और उसकी पावर 2, 0.826 आएगा। अगला बताओ, 1/1 + 10% पावर 3, 1 + 10% ब्रैकेट में। अगला बताओ, अगला बताओ, 6 to 1 कर देते हैं। चलो प्रेजेंट वैल्यूज, -500 इंटू 1, -500, -15 2.909, 445.45। उसके बाद, हाँ सही है, नेगेटिव का होगा। उसके बाद 165.2। उसके बाद 300.4। उसके बाद 68.3 हो जाएगा। उसके बाद 31.05। अच्छा अब जरा, ये सारे कैश इनफ्लोज है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इन सबको ऐड करो, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, इसको माइनस करो। 19.2।
अच्छा मैं थोड़ा सा इसको जो है ना चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग मुझे देना। 19.2 बन रहा है ना, थोड़ा सा इसको चेंज, 19.5 बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नेगेटिव आ जाए एनपीवी। आपने सही सॉल्व किया है, मैं चाह रहा हूँ नेगेटिव आ जाए। क्यों चाह रहा हूँ वो बताऊंगा ना, ठीक है? और नहीं बताऊँ तो नहीं बताऊंगा, मर्जी। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना ये वाला अमाउंट इसको 100 कर देता हूँ, ऐसे ही, मर्जी मेरी। क्या बनेगा बताओ ये? फिर ये अगर 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 82.6। अब बताओ क्या आता है आंसर? नेगेटिव भी तो आए कभी। नेगेटिव का या पॉजिटिव का? नेगेटिव का 63.1। तो एनपीवी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब बिजनेस करना है ये? नहीं, बिजनेस नहीं करना, ठीक है? एनपीवी के हिसाब से बिजनेस नहीं करना। अपने पैसे लगे हुए फिर भी होता है, बाद में सीखोगे। जब तुम अपने पैसे किसी बिजनेस में लगाते हो तो तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मैं ये बिजनेस तभी करूंगा जब इतना परसेंट मुझे मिले। मिसाल के तौर पे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तंदूर लगा रहा हूँ, अपने मोहल्ले में एक दुकान खरीद कर जो है ना तंदूर स्टार्ट करूंगा, और मेरे 20 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरा दिमाग कुछ ये भी तो सोचेगा ना कि यार अगर 20 लाख पे 2-4 लाख रुपए बचेंगे साल के तो करने का फायदा है। वरना रोज खान साहब के पास जाओ, बोलो भाई तुमने तिल खरीदे नहीं खरीदे, अजीब फटीक है, ठीक है ना? तो वो तुम बाद में सीखोगे कि जब आप बोरो नहीं करते और अपने पैसे लगाते हो, या कोई शेयर होल्डर पैसे लगा रहा होता है, या कोई इन्वेस्टर जिससे आपने लोन नहीं लिया लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर है वो पैसे लगा रहा होता है, तो उसका भी एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है? यहां पर आंसर नो आ रहा है, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। अच्छा देखो, अगर अगर कोई ऐसे बात करे आपसे, अगर कोई ऐसे बात करे आपसे, ऐसे कैसे बात करे? ऐसे बात करे कि यार तुम ये काम करो ना। क्यों करो भाई? देखो, पहले साल तुम्हारी जेब से 500 जाएंगे, दूसरी साल तुम्हारी जेब से 50 जाएंगे, तुम्हारी जेब से 550 जाएंगे। फिर जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर तुम देखो 100 आएंगे, 100 मिलियन आएंगे, फिर 400 मिलियन आएंगे, फिर 100 मिलियन आएंगे, फिर 50 मिलियन आएंगे, 650 मिलियन आएंगे। तो जाएंगे 550 और आएंगे 650 मिलियन। तुम्हें 150 मिलियन का फायदा होगा 5 सालों में, ठीक है ना? 100 मिलियन का फायदा होगा 5 सालों में, 100 मिलियन का फायदा होगा 5 सालों में, 100 मिलियन का फायदा 5 सालों में। तो हर साल कितना फायदा? 20 मिलियन। साल में कितने महीने? 12। तो 20 डिवाइडेड बाय 12, हर महीने कितना कमाओगे? तकरीबन 1.5 मिलियन, 1.5 से 2 मिलियन, यानी कि महीने का कितना? 20 लाख। 20 से 25 लाख कमाऊंगा, यानी कि दिन का कितना? लाख। ये बिजनेस तो करना चाहिए, है ना? ऐसे भी कोई बोल सकता है ना, देखो ऐसा ही हो तो ऐसा ही रहना। 500 गए फिर 50 गए, उसमें झंझट थी। फिर तो आए 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 और आए, सही है ना? तो ये एनपीवी क्यों मना कर रहा है? एनपीवी क्यों मना कर रहा है? एनपीवी तो बोला नहीं भाई, इस धोखे में नहीं आना, ये बिजनेस नहीं करना तुमने। ये इसलिए मना कर रहा है क्योंकि जब तुम ऐसे हिसाब किताब कर रहे हो तो तुम इस चीज को नहीं देख रहे हो कि तुमने किसी से उधार लिया है और वो भी तो आपसे पैसे मांग रहा है। मिसाल के तौर पर जब आपने किसी से ईयर 0 पर 500 मिलियन का उधार लिया,
उसने आपको बोला था कि मुझे हर साल तुम 10% या 500 मिलियन अगर लेकर जा रहे हो तो मुझे 500 मिलियन का 10% यानी कि 50 मिलियन हर साल मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, पहली बात। यानी कि ऐसा हिसाब किताब जो है, इसमें हम इस चीज को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे कि जो हमने फंड्स इन्वेस्ट करे उसके अगेंस्ट भी तो इंटरेस्ट पे करना है। अब जब उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करना है तो दिमाग ये बोलता है वो कैश आउटफ्लो है। अगर आपने 500 मिलियन किसी से ली है और वो बोल रहा था कि मुझे 10% का इंटरेस्ट जो है ना वो पे करना है, तो वो कैश आउटफ्लो है। तो सर अगर वो कैश आउटफ्लो है तो वो यहां क्यों नहीं है? अगर आपने किसी से 500 मिलियन उधार लिए और उसको 10% का उस पर इंटरेस्ट देना है, यानी कि हर महीने 50 मिलियन देने हैं, तो वो कैश आउटफ्लो है ना। कैश आउटफ्लो है। तो सर ये जो ईयर 2 पर आपने 100 लिखे हैं ये गलत लिखे हैं। क्यों गलत लिखे? 100 कितना होना चाहिए? 50 नहीं होना चाहिए भाई। 100 जो आपने लिखा है फ्लैट बेचकर 100 आए, तो 50 जो है वो दिए भी तो उसको, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट देना था। हाँ, ईयर 1 पर भी वो -50 गलत है, -100 होना चाहिए। ईयर 3 पर भी 400 गलत है। हम यहां पर बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के कैश फ्लो लिखते हैं। तो सर वो जो गए वो कहां से गए? वो ये जो अब आप डिस्काउंटिंग करते हो ना, यानी कि ये जो काम करते हो, ये जो आप काम कर रहे हो, ये जब नेगेटिव आ रहा है और ये जो डिस्काउंटिंग का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो ना, इसमें ऑलरेडी उस रेट की डिस्काउंटिंग की वजह से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अगेन ये एक कॉम्प्लेक्स बात है, बट ये बाद में डिस्कस करने वाली बात है कि कैसे इंक्लूड हो जाता है मैजिक। ठीक है, आप उसको उधर इंक्लूड नहीं करते हो, आप उसको उधर इंक्लूड नहीं, बल्कि ये जो प्रोसेस कर रहे हो, ये जो एनपीवी निकाल रहे हो और ये जो रेट यूज कर रहे हो जिसकी वजह से वो जो है वो डिस्काउंट होकर डिफरेंट आ रहा है। आपका आंसर देखो ना, आपका आंसर पॉजिटिव 100 तो नहीं आ रहा ना, आपका आंसर तो -63.1 आ रहा है। वो इसीलिए -63.1 आ रहा है क्योंकि उसमें वो हिसाब किताब भी हुआ हुआ है इनकॉर्पोरेट। तभी एनपीवी ने बोल दिया कि भाई ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना है। सही है ना? तो वो जो उसके कैश फ्लोज होते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर कौन से कैश फ्लोज लिखेंगे? बिजनेस के। हम सिर्फ यहाँ पर बिजनेस वाले कैश फ्लोज लिख रहे हैं। जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं तो वो बातें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं खुद ही। बात समझ में आ रही है? और इस रेट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता, वक्त के साथ साथ जब आप आगे की चीज़ें पढ़ोगे तो इसमें फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी होता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आती हैं। अभी तो आपके पास जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सीधी सी बात की कर रहे हैं कि आपको सवाल बोले एनपीवी कैलकुलेट करो, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस कर दोगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप यस बोलोगे और नेगेटिव आ रहा होगा तो नो बोलोगे। ठीक है ना? सिर्फ इतना करोगे। और इन्फ्लेशन वाली बात क्या है ये थोड़ा सा बता देता हूं। लेट से तुम्हें तुम्हारा दोस्त बोलता है कि यार तुम मुझे आज 100 रुपए दे दो, आज 100 रुपए दे दो, शाम को मुझसे सुबह, शाम शाम को मुझसे जो है ना तुम 110 रुपए ले लेना। सुबह 9 बजे है ना, 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 6 बजे 110 ले लेना। तो ये बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए। क्यों? 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं।
लेकिन बात ये होती है कि सिर्फ 10 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, ये जवाब नहीं होना चाहिए हमारा। क्यों? एक और दोस्त बोलता है यार मुझे भी तुम 100 रुपये दे दो, मैं भी तुम्हें 110 दूंगा, लेकिन तुम मुझे आज सुबह दे दो। 25-30 साल बाद, 25 साल बाद जो है ना, शाम को क्या, सुबह सुबह या दोपहर में ही, सुबह ही ले लेना तुम। दोपहर का क्या इंतजार करते हो तुम, या शाम का क्या इंतजार? वो तो शाम को दे रहे हैं, मैं सुबह दूंगा, लेकिन दूंगा 25 साल बाद। अब क्या मुझे ये सोचना चाहिए हाँ भाई 100 जा रहे हैं 110 मिल रहे हैं, 100 जा रहे हैं 110 मिलने चाहिए? क्या मेरा आंसर यस होना चाहिए? पिछली लॉजिक के हिसाब से चलो तो आपने तो सिर्फ ये सोचा था 100 गया 110 आया। साथ में आपको क्या सोचना है? साथ को आपने ये सोचना है कि भाई ये तो सुबह गया शाम को आ गया, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है? और ये सुबह गया और 25 साल बाद वाली सुबह आया, तो ये 25 साल के बीच में जो इन्फ्लेशन वगैरह आ गई, 25 साल के बीच में, भाई आज आज जो चीज़ 100 रुपए की है, 25 साल बाद वो 110 रुपये देगा, तो उसको तो एक शायद छालिया आ रही होगी। आज 100 रुपये में लेट से एक अगर कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो शायद 25 साल बाद तो 1000 रुपये चाहिए होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ भी तो इनबिल्ट करनी है, कोई कोई इन्फ्लेशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, कोई इन्फ्लेशन नाम की भी चीज़ होती है, या आप अपनी कंजम्पशन को डिले करते हो, ये भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? या लेट से जीरो, सर अगर जीरो इन्फ्लेशन हो फिर करेंगे क्या? अगर लेट से मैं बोल दूं दुनिया ऐसी हो गई कि जो चीज़ 25 साल पहले 100 की थी आज भी 100 की है, 25 साल बाद भी 100 की होगी, 1000 साल बाद भी 100 की होगी, क्या फिर कर ले? फिर नहीं करें? क्यों? फिर क्यों नहीं करें? क्या ये सही है? अनसर्टेनिटी और करेंगे। मैं बोल 100 रुपये ये बंदा आज सुबह ले रहा है, इन्फ्लेशन है ही नहीं दुनिया में, कोई लफ्ज़ ही नहीं है इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का चैप्टर ही नहीं है, ICAP के सिलेबस में से भी डिलीट हो गया। हाँ नहीं 110 दे रहा है ना वो बोल रहा है आज 100 रुपये दे दो, 25 साल बाद 110 ले ले रहा हो, इन्फ्लेशन का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या मान लें इसकी बात? नहीं मानेंगे, अभी भी इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम अगर किसी को 100 रुपये दे रहे हैं तो हम अपनी कंजम्पशन को 25 साल डिले कर रहे हैं। देखो लेट से तुम अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी जब काम करोगे ना, तो तुम लेट से तुम 50 करोड़ कमा लोगे जब तक तुम रिटायर होते हो। तो मैं आज कोई 50 करोड़ दे दे, ये ज़्यादा बेहतर है? ज़िंदगी भर काम करते रहे ना। देखो एक ऑप्शन, एक कंपनी में तुम गए, कंपनी बोलती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में, लेट से पता है माथे पे जो है ना अल्लाह ताला ने एक कैलकुलेटर बना दिया, इस बंदे की रिटायरमेंट तक की तनख्वाह 50 करोड़ होगी, ऐसा हो गया चलो दुनिया में, सही है ना? अब तुम्हें पता है तुम उससे 50 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं कमा सकते, कम भी नहीं कमा सकते। एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम काम करते जाओ, तुम्हें सैलरी मिलती जाएगी। दूसरा ऑप्शन लेट से मैं तुम्हें देता हूँ आज ही 50 करोड़ ले लो, काम उतना ही करना जितना करोगे, और वो कैलकुलेटर कैलकुलेट करता जाएगा तुमने कितना काम किया है, हर किसी के सर पे लिखा हुआ है, ऐसा कह लेते हैं। तो क्या करोगे तुम? क्या ऑप्शन लोगे? आज 50 करोड़ लोगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम ये सोचोगे कि उतना ही तो काम करना है, लेकिन लेट से वो तुम खुद नहीं कमा सकते, लेकिन किसी और को देकर शायद वो इन्वेस्टमेंट कर कर कहीं कमा सकता है। यानी कि देखो आपको जो चीज़ जल्दी मिलती है ना, जो चीज़ पहले मिलती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। क्यों ज़्यादा वैल्यू होती है? इसलिए ज़्यादा वैल्यू होती है क्योंकि उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कहने का मकसद ये है। अब यहाँ पर उसको 110 मिलेंगे, लेकिन वो 25 साल बाद मिलेंगे, तो इसकी डिलेड कंजम्पशन तो भी तो है, सही है? आज के 100 रुपये 10 साल बाद के 100 रुपये के बराबर नहीं है, आज के 100 रुपये 10 साल बाद के 120 रुपये के बराबर भी शायद नहीं है। इसलिए क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन है, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यही है कि आज के 100 रुपये 10 साल बाद के 100 रुपये के बराबर नहीं है। आज के 100 रुपये में ज़्यादा पावर है, परचेसिंग पावर वाली बात शायद आप पढ़ी थी ना हमने थोड़ी बहुत क्लास में। तो बहरहाल अभी तो हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि आपने एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है, और एनपीवी कैसे कैलकुलेट करोगे? एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, बेसिक, ठीक है ना? अगर एनपीवी पॉजिटिव आएगी
तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और अगर एनपीवी नेगेटिव आएगी तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। अब मैं यहाँ पर इसको पॉज कर IRR पर जाता हूँ ज़रा।